आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी किताब के बारे में जिसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल के रख दिया। किताब का नाम है सेपियंस, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम यानी होमो सेपियंस इस पूरी धरती पर इतने हावी कैसे हो गए। जरा सोचिए, 20 लाख साल मतलब बहुत लंबा समय होता है। और इतने सालों तक हम इंसान कोई खास नहीं थे, बस एक जानवर जो दूसरे जानवरों से डर कर जीता था। फूड चेन में हम कहीं बीच में थे, न सबसे ऊपर न सबसे नीचे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम इस ग्रह के, कह सकते हैं, शासक बन गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 70,000 साल पहले। तब हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका के एक छोटे से कोने में अपना गुजारा कर रहे थे। और सच कहूं तो हम में कुछ भी खास नहीं था। मतलब दुनिया में हमारे जैसे और भी कई इंसानी प्रजातियां थीं। तो पहला हिस्सा है कोई महत्व न रखने वाला एक जानवर। मतलब ये समझना कि कैसे हमारे पूर्वज फूड चेन के बीच में फंसे हुए कमजोर जीव थे। देखिए, ये समझने के लिए कि हम आज इतने सफल कैसे हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि हम शुरुआत में कितने साधारण थे। हमारे पूर्वजों की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल और खतरों से भरी हुई थी। अक्सर हम सब ये सोचते हैं ना कि इंसान का विकास एक सीधी लाइन में हुआ है, बंदर, फिर थोड़ा सीधा हुआ इंसान और फिर हम। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि इतिहास के ज्यादातर समय में इस धरती पर एक साथ कई इंसानी प्रजातियां रहती थीं। मतलब हम सेपियंस नियांडरथल के साथ और भी दूसरी इंसानी प्रजातियों के साथ इस धरती को शेयर करते थे। हम अकेले नहीं थे। तो जिंदगी थी कैसी उस समय? हम कोई टॉप के शिकारी तो थे नहीं। लाखों साल तक हम पौधे, कीड़े मकोड़े खाते थे, या फिर जो दूसरे बड़े शिकारी जानवर अपना शिकार छोड़ जाते थे ना, हम उसका बचा कुचा मांस खाते थे। हमारे जो शुरुआती पत्थर के औजार थे, उनका एक मेन काम यही था, उन बची हुई हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर का गूदा यानी मैरो निकालना। मतलब हमारे पूर्वज हर पल इस डर में जीते थे कि कहीं कोई जानवर उन्हें ही अपना शिकार न बना ले। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, महान अधिग्रहण। यहां हम जानेंगे सेपियंस के उस सीक्रेट वेपन के बारे में। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें फूड चेन में लगभग बीच से उठाकर सीधा टॉप पर पहुंचा दिया। तो सवाल यह है कि आखिर सेपियंस का वो गुप्त हथियार था क्या? और ये जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, लगभग 70,000 साल पहले हम अफ्रीका से बाहर निकले और बस कुछ ही हजार सालों में हम पूरी दुनिया में फैल गए। ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, समुद्र पार करके। और एक अजीब बात हुई, हम जहां जहां गए वहां पहले से रह रही दूसरी इंसानी प्रजातियां जैसे नियांडरथल, वो गायब होने लगी, विलुप्त हो गईं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो फिर हमारा सीक्रेट क्या था? ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? यही कि हमारा दिमाग बड़ा था, हम ज्यादा स्मार्ट थे। लेकिन मजे की बात यह है कि नियांडरथल का दिमाग असल में हमसे भी बड़ा था। तो अगर सिर्फ दिमाग के साइज की ही बात होती तो आज दुनिया पर उनका राज होता, हमारा नहीं। इसका मतलब असली वजह कुछ और ही थी। अगला हिस्सा, हमारे दिमाग में क्रांति, एक नई तरह की भाषा का उदय। जवाब हमारे औजारों में नहीं था, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हुए एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा था। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे सोचने और बात करने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति। ऐसा माना जाता है कि आज से 70,000 से 30,000 साल पहले हमारे डीएनए में अचानक कुछ जेनेटिक बदलाव हुए और इन बदलावों ने हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल दी। और इससे हमें मिली एक ऐसी अनोखी शक्ति जो उस समय किसी और जीव के पास नहीं थी। और ये शक्ति छिपी थी हमारी भाषा में। अब देखिए, दूसरे जानवर भी तो बात करते हैं, है ना? जैसे एक बंदर चिल्लाकर अपने साथियों को बता सकता है, सावधान, शेर आया। ये एक फैक्ट है, एक असलियत है। लेकिन सिर्फ हम इंसान ही ये कह सकते हैं कि शेर हमारी जनजाति का रक्षक देवता है। अब ये जो रक्षक देवता है, ये असल दुनिया में तो कहीं नहीं है। ये क्या है? ये है कल्पना, फिक्शन। और हमारे पास इस बात का पक्का सबूत भी है। ये देखिए, ये लायन मैन की मूर्ति है जो करीब 32,000 साल पुरानी है। इसका शरीर एक इंसान का है, लेकिन सिर एक शेर का। असल दुनिया में तो ऐसा कोई जीव होता नहीं है। ये मूर्ति इस बात का सबसे पुराना सबूत है कि हमारे पूर्वज ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते थे जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थीं। तो अब सवाल आता है, ठीक है, हम कहानियां गढ़ सकते थे, कल्पना कर सकते थे, तो क्या हुआ? इसका हमारी सफलता से क्या लेना देना?
सब कुछ। यही हमारा असली सीक्रेट वेपन था। साझा कहानियों पर विश्वास करने की हमारी क्षमता ने हमें वो शक्ति दी जिससे हम लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक चिंपैंजी का झुंड ज्यादा से ज्यादा 50 के ग्रुप में साथ रह सकता है। इंसान सिर्फ गपशप और जान पहचान के दम पर करीब 150 लोगों का ग्रुप मेंटेन कर सकता है। इसे गॉसिप लिमिट भी कहते हैं। पर सवाल यह है कि लाखों अनजान लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाए? जवाब एक ही है, उन्हें एक कॉमन कहानी, एक कॉमन मिथ पर विश्वास दिलाकर। शायद ये सब सुनने में बहुत पुरानी बातें लग रही हों। चलिए एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार कंपनी जैसे कि प्यूजो। अब एक पुरानी कहानी और एक मॉडर्न कार कंपनी में क्या चीज कॉमन हो सकती है? चलिए सोचते हैं कि प्यूजो असल में है क्या? क्या वो अपनी गाड़ियां हैं? नहीं, क्योंकि सारी गाड़ियां तो कबाड़ में जा सकती हैं, फिर भी कंपनी रहेगी। क्या वो अपनी फैक्ट्री या कर्मचारी हैं? नहीं, उन्हें भी बदला जा सकता है। तो फिर प्यूजो है क्या? प्यूजो असल में एक कानूनी कल्पना है, वकीलों द्वारा बनाई गई एक कहानी जिस पर हम सब विश्वास करते हैं, और इसी कहानी के दम पर दुनिया भर के लाखों अनजान लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। और जैसा कि हरारी अपनी किताब में कहते हैं, कोई भी बड़े पैमाने पर इंसानी सहयोग, चाहे वो एक मॉडर्न देश हो, एक पुराना चर्च हो या कोई शहर, वो सब कॉमन मिथकों पर ही आधारित हैं, जो सिर्फ लोगों की सामूहिक कल्पना में मौजूद हैं। मतलब राष्ट्र, धर्म, पैसा, यहाँ तक कि मानवाधिकार, ये सब शक्तिशाली कहानियां हैं जिन्हें हमने मिलकर सच मान लिया है। हमारी कल्पना के बाहर इनका कोई वजूद नहीं है। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से पर, एक काल्पनिक दुनिया में रहना। ये है मानवता की शक्तिशाली दोहरी हकीकत। इसका मतलब ये है कि उस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद से हम इंसान एक ही समय में दो दुनियाओं में जी रहे हैं। एक तरफ है वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसमें आती हैं नदियां, पेड़, शेर, ये चीजें सच में हैं। और दूसरी तरफ है हमारी बनाई हुई काल्पनिक वास्तविकता, यानी इमेजिन्ड रियलिटी। इसमें आते हैं देवता, राष्ट्र, पैसा और मानवाधिकार। ये चीजें असल में सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद हैं, और ये तभी तक हैं जब तक हम सब मिलके इन पर विश्वास करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि समय के साथ हमारी एक काल्पनिक दुनिया इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है कि अब वो असली दुनिया को कंट्रोल करती है। आज किसी नदी, पेड़ या शेर का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कॉरपोरेशंस या देश जैसी काल्पनिक संस्थाएं उनके बारे में क्या फैसला लेती हैं। तो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन्हीं साझा कहानियों की नींव पर खड़ी है। हमारी सफलता का राज यही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर हमारी दुनिया सिर्फ कहानियों से बनी है, तो सवाल ये है कि हम भविष्य के लिए अगली कहानी कौन सी गढ़ने वाले हैं।